जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपकी फरमाइश थी, मैं फिजिक्स के आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। फिजिक्स के आपके लिए मैं आज 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है, इसलिए आज हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे दोस्तों। 50 इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। लेकिन यहाँ 50 करेंगे अपन, दिखने में 50 होंगे, लेकिन वो कम से कम 100-150 के समथिंग आपके हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जब डिस्क्रिप्शन होगा तो वहाँ चीज़ें आपको कंसिडर होती हुई नज़र आएंगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। चलिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर पहला हुआ कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है उपकेंद्रण पर, विसरण पर, अपकेंद्रण पर या अपोहन पर। तो इसका जो सिद्धांत होता है दोस्तों, वह होता है अपकेंद्रण पर। क्लियर है? दो तरीके के बल होते हैं, एक होता है अभिकेंद्रीय। कौन सा होता है दोस्तों? अभिकेंद्रीय होता है। और एक होता है दोस्तों अपकेंद्रीय। क्या होता है? अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, केंद्र की तरफ जो लगता है, यानी गाड़ी को मोड़ने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आपको जरूरत पड़ती है। एक मौत के कुएं में घूमने के लिए आपको अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर दूध से दही बनाना, मक्खन निकालना, तो अपकेंद्रीय बल होता है। कौन सा बल होता है? अपकेंद्रीय बल होता है। वॉशिंग मशीन का वो भी एक अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वॉशिंग मशीन जो भी है वो अपकेंद्रीय बल, यानी ऐसा बल जो केंद्र से बाहर की तरफ लगे उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, और ऐसा बल जो केंद्र की तरफ लगे उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। अब कहां जा रही है लिफ्ट? तो यहां आप सारे कॉन्सेप्ट देखिएगा। लिफ्ट जा रही है, लिफ्ट कहां जा रही है? लिफ्ट को आपको बताना है कि लिफ्ट जो है वो कहां जा रही है। त्वरण के साथ ऊपर, समान गति से नीचे, समान गति के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे। तो देखें दोस्तों, अगर समान गति के साथ नीचे ऊपर जाएगी तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हैं, तो उसमें कोई अंतर ही नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, अगर त्वरण के साथ कहां जा रही है? ऊपर जा रही है, तो इसका जो भार होगा वो ज्यादा हो जाएगा। भार क्या होगा? वो आपको ज्यादा महसूस होगा। कैसा महसूस होगा? आपको लगेगा कि मेरा भार बढ़ गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? त्वरण के साथ नीचे, क्योंकि इसने पूछा है भार क्या होना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। प्रत्यक्ष भार से वास्तविक भार से कैसा लगेगा? आपको कम महसूस होगा। जब लिफ्ट कहां जा रही हो? त्वरण के साथ नीचे आ रही हो तो आप हल्के महसूस करोगे, और जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो आपको भारी महसूस होगा, यानी आपको ज्यादा वजन महसूस होगा। क्लियर हुआ? आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? क्लियर है? पास्कल का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये किसका है? आर्किमिडीज का नियम है। किसका है? आर्किमिडीज का। गुरुत्वाकर्षण का बल क्या बोलता है? गुरुत्वाकर्षण का बल बोलता है, गुरुत्वाकर्षण का जो होता है स्थिरांक वो होता है जी, और गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो होता है जी। इस जी की वैल्यू होती है 9.8, इस जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये कभी चेंज नहीं होती है, ना ये चेंज होती है। ये दोनों स्थिरांक का मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं होता। और गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है F=g m1m2/r²। ये मास होता है। क्या होता है? मास। क्लियर है? अब बोलोगे ये जी कहाँ होता है? तो इस जी का संबंध इससे होता है, ये जी होता है Gm/r²। क्लियर है? तो ये वाला ये होता है, ये गुरुत्वीय होता है। क्लियर है? ये गुरुत्वीय होता है, वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है। पास्कल का सिद्धांत, पास्कल ने जो सिद्धांत दिया था, पास्कल का सिद्धांत था किसके ऊपर दोस्तों? दाब के ऊपर। पास्कल ने क्या बताया था कि एक ये नली है। क्लियर है? एक ये क्या है? नली है। इसमें पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है? पिस्टन। और एक पिस्टन इसमें इधर लगा हुआ है, और इसके ऊपर मान के चलो कि कोई भार रख दिया बहुत ज्यादा, तो इसको इधर से दबाओगे तो ये ऊपर उठ जाएगा। यानी आप थोड़ा भी दाब लगाओगे तो दूसरे साइड की चीज क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगी। और अगर ऐसे उठाओगे तो ऐसे नहीं उठेगी। जैसे एक कार है, एक कार को आपको उठाना है तो आप उठा सकते हो? नहीं।
लेकिन आप यहां अगर इसके अंदर लिक्विड भर दोगे, इसके अंदर क्या भरा होता है, लिक्विड, लिक्विड भर दोगे तो इधर से ये कहां जाके लगेगा, इधर जाके लगेगा इसका प्रेशर। इसके अगर नीचे दबाओगे, आप खुद पैर से भी दबाओगे तो भी दब जाएगा, क्योंकि लिक्विड को दबाना आसान होता है। तो ये लिक्विड की वजह से इधर वाला पिस्टन ऊपर उठ जाएगा और ये गाड़ी ऊपर उठ जाएंगी। यही काम वहां होता है जहां कार रखी होती है, उन कारों को उठाने के लिए और फिर नीचे से उनको सुधार दिया जाता है। तो ये किसका नियम होता है, पास्कल का नियम होता है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत पे काम करता है। क्लियर है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है। पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। बढ़ेगा, क्लियर है, बढ़ेगा, कम होगा, ये दोनों एक ही में लिख दिए, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, उतना ही रहेगा। क्लियर है। या तो बढ़ेगा या कम होगा, एक कोई कर लो, बढ़ेगा या कम होगा कर लो, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। क्लियर है। क्योंकि वो बर्फ का जो टुकड़ा था, जितना उसने एरिया कवर कर रखा था उतना ही उसका पानी का एरिया कवर करेगा, तो उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला, उसका स्तर बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था, तो पहले 3 था। अगला 5वां क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की आवश्यकता में, क्लियर है, एक मोमबत्ती की ज्वाला जो होती है उसका आकार जो हो जाएगा, अधिक लंबा हो जाएगा, वही रहेगा, गोलाकार हो जाएगा, अधिक छोटा रहेगा। क्लियर है। नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं आएगा दोस्तों। क्लियर हुआ, कोई भी चेंज इसमें देखने को नहीं मिलेगा। मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा, इसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, क्लियर है, इनमें वो थोड़ा सा गलत लिखा हो गया शायद, इनमें नहीं, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप की जो होता है वो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होना चाहिए, तो दोस्तों जो आंसर होना चाहिए वह आंसर होगा कि बढ़ेगा। क्या करेगा, बढ़ेगा। जब ऊंचाई से जल को गिराते हो तो जल जब नीचे आके गिरता है तो आपको चोट पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, चोट। तो आप देखना उस चोट में गर्माहट होती है। क्या होती है, गर्माहट। जब ऊपर से जल को गिराया जाता है तो वह क्या होता है, घर्षण के कारण उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, ताप बढ़ जाता है और उसका ताप क्या होगा, बढ़ेगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 7, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। यानी पानी और वाष्प की संतुलन में रहता है तो उस ताप को क्या कहा जाता है, चलिए बताइएगा। तो उस ताप को क्या कहा जाएगा, हिमांक कहा जाएगा, त्रिक बिंदु कहा जाएगा, क्रांतिक ताप कहा जाएगा, या क्वथनांक कहा जाएगा। क्वथनांक का मतलब होता है जहां पानी क्या करता है, उबलता है। क्लियर है। उसे उसका क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। क्लियर है। हिमांक उसको बोलते हैं जहां पानी जमता है, उसको क्या बोलते हैं, जहां पानी क्या होता है, जमता है। क्रांतिक ताप वह होता है, वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर जाने पर वह जम जाए या फिर उबल जाए, उसको क्रांतिक ताप बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा त्रिक बिंदु। क्या होगा, त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु इसलिए आंसर होगा कि उसने बोला पानी जो है वो वाष्प में होना चाहिए और पानी में, यानी बर्फ जो है वो पानी बन जाना चाहिए और फिर वाष्प बन जाना चाहिए। तो पहले क्या बनेगा, पानी, फिर पानी से क्या बनेगा, वाष्प, तो वह क्या होगा, त्रिक बिंदु, यानी 3 बिंदुओं पे होके जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो इसमें कौन सी घटना है, कौन सी ध्रुवण की घटना है, कि तरंग के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं, तरंग एवं कण दोनों के समान है, या फिर कण के समान है। तो दोस्तों इसके ऊपर हो चुका है एक्सपेरिमेंट कि तरंग एवं कण दोनों के समान है। 2022 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो इसी के एक्सपेरिमेंट के ऊपर मिला है। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है कि प्रकाश ना तो तरंग है ना कण है। अभी अपन बोल रहे हैं कि तरंग और कण है, लेकिन उन्होंने बताया कि प्रकाश को जिस रूप में आप देखना चाहते हो प्रकाश आपको उस रूप में दिखाई देता है। आप कण के रूप में देखना चाहते हो तो कण है, तरंग के रूप में देखना चाहते हो तरंग है, और किसी रूप में भी देखना चाहते हो तो और किसी रूप में भी इसको देखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कमरे को ठंडा किया जा सकता है रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से, इसको करने से, ठोस को पिघलाने से, संपीड़न गैस को छोड़ने से, या पानी के बहने से। क्लियर है। तो ये आंसर किसका होगा, पानी को बहने से। क्या किया जाता था पहले दोस्तों, महल हुआ करते थे, पहले एसी वगैरह नहीं चलते थे, तो महलों में जैसे मान के चलो कि ये महल है, ये क्या है, ये महल है। क्लियर। अब इसको ठंडा करना है तो उसमें क्या किया जाता था, इसके साइड से एक खोखली ऐसी दीवारें बनाई जाती थी ऐसी, और इनमें पानी क्या किया जाता था,
पानी को बहाया जाता था। पानी को बहाने की वजह से ये चट्टान के बने होते थे, किसके बने होते थे? चट्टान। चट्टान, तो चट्टान ठंडी होती थी, और जैसे ही ये ठंडी होती थी तो ये रूम पूरा ठंडा होने लगता था। ये रूम पूरा क्या होने लगता था? ठंडा होना लगता था। तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है। यहाँ रेफ्रिजरेटर आपको दिया नहीं है जो आंसर हो सकता था। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोलता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तांबा, कोबाल्ट, लोहा, या इनमें से कोई नहीं। आपको हमेशा एक आंसर इसमें मिलेगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मिलेगा, आंसर नहीं, सॉरी। तो इसका आंसर बताइए। क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा लोहा। क्लियर है? क्या होगा? लोहा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? क्लियर है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? क्लियर है? क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर कहा जाता है, ट्रांसफार्मर कहा जाता है, या ट्रांसमीटर कहा जाता है? दोस्तों बताइएगा क्या कहा जाता है। चलिएगा दोस्तों, क्या आंसर आया इसका? रेक्टिफायर, ट्रांसफॉर्मर, या ट्रांसमीटर? क्लियर है? तो इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो आपको बताना है कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने दिया, फिर आपको बताना है कि तो बताइएगा किसने दिया है। तो दोस्तों न्यूटन, नील्स बोर, आइंस्टीन, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? आइंस्टीन होगा। क्या होगा? आइंस्टीन होगा। अगला देखिएगा। जब न्यूवी के रस को खाने के सोडे पर लगाया जाता है तब उसमें तेज उत्फुनन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो जब नींबू नींबू के ऊपर सोडा लगाओगे तो वो उबाल सा लेता है, और उस उबाल में जो गैस होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन 12वां था, ये 13वां क्वेश्चन था। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम। कहाँ मिलेगा सॉल्यूशन पीडीएफ? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम है काव्या क्लासेस गुना। क्या नाम है? काव्या क्लासेस गुना। क्लियर है? यहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। तो बताइएगा, भाप अंगार गैस, प्राकृतिक गैस, इंडियन गैस, कोयला। तो सबसे ज्यादा जो उच्चतम ऊष्मीय मान होता है वह किसमें होता है? वह होता है आपका प्राकृतिक गैस में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, या फोस्फिन, या फिर फ्रेओन? तो देखिएगा, प्रशीतन का मतलब होता है ठंडा करने के लिए। किसका? इसका मतलब होता है ठंडा करने के लिए, यानी रेक्टिफायर, या आप बोल सकते हो फ्रिज वगैरह। फ्रिज में किसका यूज किया जाता है? तो किसका किया जाता है? फ्रियोन का किया जाता है। देखो सबसे पहले किया जाता था CFC का, किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद किया जाता था अमोनिया का। किसका किया जाता था? अमोनिया। अमोनिया गैस का यूज किया जाता था। क्लियर है? अब किया जाता है किसका? फ्रियोन का। क्या किया जाता है?
फ्रियोन गैस का यूज किया जाता है। अब किसका किया जाता है? फ्रियोन गैस का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? फ्रियोन का। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16, ट्राई नाइट्रोटोलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट? इसका आंसर क्या होगा बताइए। ट्राई नाइट्रोटोलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अमोनियम नाइट्रेट। क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट। 17 क्वेश्चन पे आ जाइए। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G का मतलब क्या है? 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G का मतलब क्या है? ग्लोबल, गूगल, जनरेशन या फिर गवर्नेंस? आप बताइए कि इसमें जो G है उसका मीनिंग क्या है। आपको मतलब बताना है कि उसका मीनिंग या मतलब क्या है। इसमें प्रयुक्त जो G अक्षर है उसका मतलब आपको बताना है, तो उसका मतलब है जनरेशन। क्या है? जनरेशन। 18 पे आइए। पेनिसिलिन की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, जेम्स स्पिंस, क्रिश्चियन बर्नार्ड या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? क्लियर है? किसने की बताइए। तू जो मिली हाथ छोड़ूंगा ना तेरे। तो आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर है? आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? अभी जो पनडुब्बियां चल रही हैं इनमें से कौन सा जो है उनमें सॉरी इनमें कौन सा ईंधन प्रयोग किया जा रहा है? पेट्रोल, नाभिकीय ईंधन, डीजल या कोयला? तो आप मुझे बताइए, क्या पेट्रोल से उसको चलाया जा सकता है? भाई चला तो सकते हैं, लेकिन कितना पेट्रोल खाएगा? बहुत, यानी अपन बर्बाद हो जाएंगे। क्या डीजल से चला सकते हैं? जब पेट्रोल से नहीं चला सकते तो डीजल से कैसे चला पाएंगे? क्या कोयले से चला सकते हैं? हाँ, उसमें बस कोयला ही डालता रहेगा एक आदमी। क्या करता रहेगा? कोयला ही डालता रहेगा। आंसर क्या होगा? नाभिकीय ईंधन। आंसर क्या होगा? नाभिकीय ईंधन। अगला क्वेश्चन नंबर है 20। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं? भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं? भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है? द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है? सबसे पहले तो आप समझिए कि भार क्या होता है। सबसे पहले क्या समझिए कि ये भार क्या होता है। क्लियर है? और एक समझिए कि द्रव्यमान क्या होता है। क्या? द्रव्यमान। दोनों चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी मास क्या होता है और आपका वेट क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिएगा, भार वो होता है जो ग्रेविटी के किसके ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। द्रव्यमान वो होता है जो ग्रेविटी क्या किसी के अकॉर्डिंग नो चेंजेस, इसमें नो चेंज देखा जाता है। आप इसको कहीं ले जाना, इसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा जितना है। तो जैसे पृथ्वी की ग्रेविटी है 9.8 और चंद्रमा की ग्रेविटी है 2.3, तो यहाँ ग्रेविटी में अंतर हुआ तो भार में अंतर हो जाता है। कैसे? कि अगर किसी का पृथ्वी पे 60 किलो वजन है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? 10 किलो। 1/6 का अंतर हो जाता है, कम हो जाता है। तो भार जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं हो सकता, द्रव्यमान जो है वही रहेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या है? परंतु द्रव्यमान उतना ही रहेगा और भार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्लियर है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाएंगे तो भार चेंज होगा लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। भार क्या है कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो चीज बताता है। द्रव्यमान क्या है? जिस चीज से, जैसे ये रिमोट है तो ये रिमोट कितने पार्टिकल से मिलकर बना है उतनों का भार इसका द्रव्यमान कहलाएगा। अब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नहीं देखा जाएगा, इसका निर्वात में नापना पड़ेगा। 21 क्वेश्चन, स्थिर विद्युत अपक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो रेडियो सक्रियता, रासायनिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण? क्लियर है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है, वायु प्रदूषक को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 22। क्या रहा है? उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? तो भाई कोई भी एक केबल होती है उसको अपन किससे घेर देते हैं? किससे घेर देते हैं? प्लास्टिक, रबर की सीट, सॉरी प्लास्टिक नहीं, रबर की सीट, रबर की सील्ड होती है। जैसे ये है,
अगर ये वायर होता है तो इसके ऊपर रबर की एक कोटिंग होती, किसकी कोटिंग होती, रबर की। लोहे की शील्ड, भाई करंट लगाना है क्या। कांच, कांच की शील्ड, कांच गर्म होकर टूट जाता है। पीतल की शील्ड, पीतल बहुत महंगा आता है, इतना कोई नहीं लगाएगा। अगला देखिएगा 23 नंबर का क्वेश्चन। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है, क्लियर है, कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक। कौन सी है आपको बताना है। तड़ित चालक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉपर का यूज किया जाता है। क्या बात है यार। 24 क्वेश्चन। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है अपोहन, अम्ल आधारित अंतरक्रिया या उपापचयन, विद्युत अपघटन। कौन सा है इसमें से, बताइएगा। जो सांझ ख्वाब देखते थे ना, बिछड़ के आज रोती है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपापचयन। क्या होगा, उपापचयन। 24 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारने नहीं, मतलब विद्युत मारने नहीं होता, मार नहीं सकता होता है, क्लियर है। मतलब विद्युत तार पे बैठा एक पक्षी वो मरता नहीं है, किसका कारण है ये आपको बताना है। उसके पैर सुविद्युत रोधी होते हैं, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संपर्क पथ नहीं बनाता, उसमें उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है, उसका शरीर भूमि से संपर्क कर जाता है, भूमि से संपर्क कर जाता तो उड़ ही जाता, वो मर ही जाता। क्या कारण हो सकता है, तो देखिएगा, अगर ये वायर होते हैं तो इन वायरों में क्या होता है, एक करंट का वायर होता है, एक न्यूट्रल रहता है। तो पक्षी जो बैठता है वो किसी एक वायर पे बैठता है, तो अगर करंट पे बैठेगा तो उसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा, न्यूट्रल का मतलब होता है अर्थिंग नहीं मिलेगा, और अगर अर्थिंग पे बैठा है तो उसको करंट नहीं मिलेगा। यानी पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच कनेक्शन नहीं हो पाता, यानी वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संपर्क पथ नहीं बनाता, यानी वह पथ नहीं बना पाता विद्युत धारा के लिए, इसलिए उनमें क्या होता है, करंट लगने से वो मरते नहीं हैं। अगला देखिएगा 26। नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किए जा सकते हैं, नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किए जा सकते हैं, यह आपको बताना। चलिएगा, इसका आंसर क्या होगा, का दो डायोड से, एकल डायोड से, एकल ट्रांजिस्टर से, एकल विद्युत से, ये इसका आंसर क्या होगा, एकल ट्रांजिस्टर से। 27 क्वेश्चन, क्लियर है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें जिसके माध्यम से जिसके, हाँ हाँ सही है, जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है, क्लियर है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, वह विधि कौन सी है, चालन है, विकिरण है, संवहन है, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है, विकिरण है, विकिरण में ऊष्मा के कण गति नहीं करते हैं। 28 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। बल तथा समय अंतराल का गुणनफल, यानी आपसे पूछा जाएगा कि बल इनटू टाइम, ये क्या होगा, इसको बोलते हैं आवेग। क्या बोलते हैं, आवेग। संवेग क्या होता है, संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। देखें, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है, लेकिन वेग में परिवर्तन त्वरण होता है, वेग में परिवर्तन की दर संवेग होता है। क्या होता है, संवेग होता है। क्लियर, कैसे होता है आप बताइएगा, कि ये मास है और ये है, और इसको बताते हैं पी से। अगर मैं संवेग में परिवर्तन करता हूं, किसमें, P इज इक्वल टू एम बी, ये तो संवेग हुआ। वेग क्या होता है, वेग, वेग जिससे गति की जाती है, जिससे क्या की जाती है, गति की जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेग। आवेग क्या होता है, आवेग आपका लिखा ही है ये आंसर, तो आंसर क्या होगा अपना,
आवेग होगा। क्या आंसर होगा? आवेग होगा। चलिएगा, गति के नियम का प्रतिपादन 29 क्वेश्चन है। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो गति के नियम जो दिए हैं वो न्यूटन ने दिए हैं। देखिएगा, गति के जो है दोस्तों नियम, और गति के एक है समीकरण। क्लियर है? नियम जो है वो न्यूटन ने दिया है, और समीकरण जो है वो किसने दिया? गैलीलियो, या फिर गैलीलियो, जो भी आप लिखते हो, उसने दिया है। समझ में आया? तो इसको याद रखना। 30 क्वेश्चन है। इसने कहा कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि वह बाहरी पिंड पर बल कार्य नहीं करता। यानी किसने कहा कि जब कोई वस्तु विराम में है तो तब तक विराम में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्लियर है? तो ये किसने बताया था? बताइए। ये जड़त्व का नियम है। किसका नियम है दोस्तों? जड़त्व का नियम है। न्यूटन ने कहा था। न्यूटन का पहला नियम जो कि जड़त्व पे आधारित है, और जड़त्व बोलता है कि वह वस्तु तब तक विराम में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तब तक गतिमान रहेगी तब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगा के रोका ना जाए। तो ये किसने बताया था? न्यूटन बाबा ने बताया था। 31, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? अभी बताया है, प्रथम नियम। कौन सा नियम? प्रथम नियम। क्लियर है? और इसका द्वितीय नियम क्या होता है? इसका द्वितीय नियम होता है F = ma। तृतीय नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया। यानी जितना बल आप किसी चीज पे लगाते हो उसका अपोजिट बल उतना ही आपके ऊपर लगता है। ये तो नॉर्मल चीज हुई। अब मैं बताता हूं इनकी मेन चीजें। क्लियर है? ये पहला नियम, ये दूसरा नियम, ये तीसरा नियम। आपसे पूछेगा यहां पे कि न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है, तो ये परिभाषा बताता है। क्या बताता है? परिभाषा बताता है। दूसरा नियम क्या बताता है? ये समीकरण बताता है। क्या बताता है? फोर्स का समीकरण। तीसरा नियम क्या बताता है? ये प्रकृति बताता है। क्या बताता है? प्रकृति। क्या बताता है? ये प्रकृति बताता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? परिभाषा। दूसरा क्या बताता है? समीकरण। तीसरा क्या बताता है? प्रकृति। आगे आइएगा 32 क्वेश्चन पे। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का गति समान होगी, समान वेग होगा, समान त्वरण होगा। क्लियर है? समान बल होगा। तो भाई अगर शून्य से किसी चीज को गिराया जाएगा तो इसका वेग बढ़ता जाएगा, तो ये समान नहीं हो सकता। इसको काट दें। गति समान नहीं हो सकती। गति और वेग दोनों बात बराबर होती हैं। समान बल लगता ही नहीं है। क्या होगा? समान त्वरण, क्योंकि त्वरण कभी चेंज नहीं होता। यहां लगेगा 9.8 का त्वरण। कितने का? ग्रेविटी लगेगी। ग्रेविटी को ही त्वरण बोला जाएगा। ये 9.8 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। 32 का। क्लियर है? 33, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? छोड़ो, बता ही दिया। स्प्रिंग बल नहीं बोलता, प्रत्यानयन बल बोलते हैं। क्लियर है? यानी आपने स्प्रिंग को खींचा और वह खींचने के बाद दोबारा से अपनी स्थिति में वापस आ जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल, इलास्टिसिटी। चलिएगा 34, यदि किसी पिंड की गति दूनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो भाई गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है 1/2 mv²। तो अगर मैं मान लूं कि पिंड की गति को दुगना कर दी जाए, तो यहां गति को दुगना कर रहा है, तो मान लो कि गति पहले कितनी थी? 2। कितनी थी? 2। तो अब गति जो होगी 2 होगी, तो मान के चलो m तो ऐसा ही रहेगा, 2 दूनी 4। कितनी हो जाएगी? 2m निकल के आएगी। अब इसकी गति को क्या कर रहे हैं? 2 से बढ़ा के 4 कर दिया। तो बताइए 1/2 m इतना ही रहेगा, 4 चुक 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 अट्टे 16। तो ये कितना निकल के आएगा? 8m निकल के आएगा। पहले का कितना है? 2m, अब का कितना है? 8m। उसने पूछा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात। परिणामी गतिज ऊर्जा एवं प्रारंभिक। परिणामी 8 आई है, और इसकी कितनी आई है? 2 आई है। तो 2 चौके 8, 4:1। आंसर निकल के क्या आएगा? 4:1 निकल के आएगा। 35 क्वेश्चन, यदि किसी कण का रेखीय संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? भाई अगर रेखीय संवेग क्या किया जा रहा है? दोगुना किया जा रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो अगर संवेग क्या होता है? T =
mv। क्लियर है? तो अगर इसका संवेग क्या किया जाएगा, दुगना, तो भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, v के, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये किसके दोस्तों, v के। और जब ये v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर आप इसको दुगना करोगे तो ये भी दुगना होगा, यानी वेलोसिटी भी दुगनी होगी, गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, दुगनी होगी। 36 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का आवेग होगा केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल और समय। बिल्कुल, आवेग क्या होता है, आवेग इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू टी, अभी देखा था अपन ने। क्लियर है? बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है। 37 क्वेश्चन। यदि दो आदमी 55 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग 4 तथा 7 मिनट में 20 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। पहले आदमी द्वारा अधिक होगा, दूसरे आदमी द्वारा अधिक होगा, दोनों द्वारा समान होगा, प्रत्येक द्वारा शून्य होगा। क्लियर है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखें, कार्य क्या होता है, वर्क। वर्क होता है एफ एस कोस थीटा। क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। एफ का मतलब होता है बल, क्लियर है, एस का मतलब होता है विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। तो बताइएगा 55 किलोग्राम, यहां तो किलोग्राम यानी बल को लगाना पड़ेगा, और बल क्या होता है, बल होता है मास इंटू ए, त्वरण। क्लियर है, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। और 20 मीटर ऊंचाई पर ले जाते हैं, कितनी ऊंचाई पर, 20 मीटर। तो यहां टाइम मायने नहीं रखता है, यहां टाइम मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसके अंदर टाइम नहीं आता है। दोनों एक ही वजन को ले जा रहे हैं और एक ही दूरी पे ले जा रहे हैं। तो जो वर्ग आपका डिपेंड करता है दोस्तों, जो वर्ग आपका डिपेंड करता है, ये वर्ग डिपेंड करता है विस्थापन पे, कितना विस्थापित हुआ। तो इसने भी कितना विस्थापित किया, 20 मीटर, वो भी कितना कर रहा है, 20 मीटर, दोनों 20 मीटर कर रहे हैं। तो यहां पर दोनों द्वारा समान कार्य किया जाएगा, दोनों के द्वारा कैसा कार्य किया जाएगा, समान कार्य किया जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। 38 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, बताइएगा। एक पत्थर को 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से नीचे फेंका गया, 5वें सेकंड के अंत में उसका वेग होगा। भाई 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। दस मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, और इस पे जो त्वरण लगेगा वो लगेगा 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है? तो 10 के से फेंक रहा है, किसके से फेंक रहा है, 10 के से। तो ये हो गया आपका गति का पहला नियम, लगा दीजिए। गति का पहला नियम कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग। आपको निकालना है अंतिम वेग। तो गति का पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v आपको निकालना है, u की वैल्यू है 10, ये हो जाएगा 9.8, ये कितना हो जाएगा, टाइम, टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड, ये हो जाएगा 5। तो सोल्व करना है, क्या करना है, तो सोल्व करना है। तो देखें 10, ये हो जाएगा 55 40, 5 नाम 45, 4 49, कितना हो जाएगा 59 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? गति का पहला समीकरण है ये। क्लियर है? गति का दूसरा समीकरण क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये है गति का दूसरा समीकरण। कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये कौन सा समीकरण है, ये गति का तीसरा समीकरण। कौन सा समीकरण है, ये गति का तीसरा समीकरण। अगला देखिए 39, उस तारामंडल का क्या नाम है जो आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा दिखाई पड़ता है। उस तारामंडल का नाम क्या है, सप्तऋषि, बृहस्पति, ओरियन, कृत्तिका। तो वो क्या है, सप्तऋषि, जिसमें 7 तारे हैं और इस तरीके से दिखाई देता है कुछ। क्लियर है? इस तरीके से बना हुआ रहता है। 40, 1 ग्राम कोयले के जलने से निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा होगी 10 जूल, 350 जूल, 700 जूल या फिर 1000 जूल। यानी 1 ग्राम कोयले को जलाने पे कितनी ऊर्जा निकलेगी,
तो वह निकलेगी 350 ग्राम, 350 जूल। आइए 41 पे, विराम अवस्था में 10 किलोग्राम के पिंड पर 10 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक लगने के कारण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपको कार्य निकालना है तो कार्य तो होता है W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। मान के चलो कि कोस थीटा 0 है, तो सिर्फ क्या निकालना है आपको? एफ एस। अब एफ एस के लिए क्या है? आपके लिए 10 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक लगाना है, तो आपके पास ना विस्थापन है और ना बल है। बल है, सॉरी, बल न्यूटन दे रखा है। विस्थापन है क्या? कि सर विस्थापन तो नहीं है। तो फिर क्या करें? जब विस्थापन आपके पास नहीं है तो पहले विस्थापन निकालें। विस्थापन कैसे निकलेगा? एक विस्थापन होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इसमें रखें। तो देखें, विराम अवस्था, जब भी कोई चीज विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, प्रारंभिक वेग 0, u जो है वो 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। 1/2, नीचे फेंका जा रहा है, त्वरण लगेगा उसके ऊपर 10 का। टाइम कितना दिया है? 4 सेकंड, ये 4 चुके 16 हो जाएगा, 2 से काट दें तो यहां निकल के आएगा कितना दोस्तों? 80। यानी विस्थापित कितना होगा? 80। बस रख दीजिए। अब रख दीजिए यहाँ पे W, 10 न्यूटन का बल लगेगा, कितने से लगेगा? 80 से लगेगा। दस किलोग्राम के पिंड पर 10 न्यूटन का, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें त्वरण निकालना था पहले। चलिएगा क्या होता है, पहले मैं इसका त्वरण निकाल के बताता हूँ। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा? एम ए। एफ कितना दे रखा है? 10। एम कितना दे रखा है? 10। त्वरण निकल के कितना आएगा? 1 आएगा। ए की वैल्यू आएगी 1, यहाँ 1 रखना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बस। ये 0, 1/2, त्वरण कितना है? 1 है, और ये हो जाएगा 4 चुक कितना निकल के आया? 8। ये निकल के आएगा सोनली 8 मीटर। विस्थापन कितना मीटर हो जाएगा? 8 मीटर। तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 10 × 8, यानी वर्क किया गया कार्य कितना है? 80 जूल। कितना है? 80। ये होगा, क्योंकि पहले आपको त्वरण भी निकालना पड़ेगा। त्वरण के लिए क्या लगाना पड़ेगा? F इज इक्वल टू एम ए। आपके पास फोर्स है, मास है, सब कुछ है। आइए 42 क्वेश्चन पे, अगर किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण अभिलंब रूप से आपतित होती है तो परावर्तन कोण होगा। देखिए, अभिलंब का मतलब क्या है? सीधा गिरेगी, और जब कोई सीधी गिरती है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है भाई? 90 डिग्री का एंगल बनता है। सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें तो। क्लियर हुआ? आइए 43 क्वेश्चन पे, किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? अरे यार ये क्वेश्चन है क्या? नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक में होते हैं। लास्ट वाला आंसर सही होगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। 44, कैमरा द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा। ये आप डेली पिक लेते हो, किचिक किचिक। ये क्या है? आप देखा करो, लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा, यानी बनता कैसा है? उल्टा। उल्टा कहाँ दे रखा है? तो ये दो तो काट दो। अब काल्पनिक बनता है कि वास्तविक? काल्पनिक क्यों बनेगा भाई? हमारा फोटो, पता चला हमारा फोटो खींच रहे हैं और मोबाइल में देखा है फोटो तो मेरा खींचा, ये चिंपांजी का कहाँ से आ गया? शकल ही चिंपांजी जैसी है तो फोटो चिंपांजी जैसा आएगा। क्लियर है? पापा की परी फोटो खींचेंगी। पापा की परी का मतलब होता है लड़की हैं। क्या? लड़की हैं, क्योंकि हमारे देश की बहुत ज़्यादा सभ्य हैं। तो जब वो फोटो खींचती हैं ऐसा करके, फिर देखती हैं, ओ माय गॉड, मैंने फोटो मेरा खींचा, बंदरिया का फोटो कहाँ से आया? समझ गए? तो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, काल्पनिक नहीं बनेगा। आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। ये सब मैं मजाक के लिए करता हूँ। 45, इनमें से किस स्थिति में, इनमें से किस स्थिति में नाव अधिक स्थायी होगी? आपको बताना है इनमें से किस स्थिति में जो है नाव अधिक स्थायी होगी। तो इनमें से किस स्थिति में जो नाव है वो अधिक स्थायी होगी, बताइए।
सभी यात्री नाव में खड़े हैं, सभी यात्री नाव में बैठे हैं, आधे खड़े हैं तथा आधे बैठे हैं, आधे से अधिक बैठे हैं। तो देखिए किसी भी चीज की स्थायी बनाने के लिए उसका सेंटर ऑफ मास जरूरी है। सेंटर ऑफ मास या तो कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। तो अगर सभी यात्री नाव में खड़े हो जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। और सभी यात्री अगर आधे खड़े हो जाएं, आधे बैठ जाएं, तो सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा, तो भी स्टेबल नहीं हो सकती। क्लियर है? आधे से अधिक बैठे रहें तो स्टेबल हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगी? जब सभी यात्री नाव में बैठे रहें, सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाएगा और नाव अच्छी तरीके से स्थायित्व रहेगी। आगे आइएगा 46 क्वेश्चन पे। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दूना करके उसके वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिएगा गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। क्लियर है? तो 1/2 ये है, आधा कर दिए, द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। तो पहले मानो कि द्रव्यमान कितना है? 2 है, इसके क्या है? 2 है, 4 हो जाएगा। कितना होगा? 4 होगा। अब बोल रहा है द्रव्यमान को क्या कर दो? द्रव्यमान को कर दो आधा। तो 2 द्रव्यमान माना था, द्रव्यमान अब कितना हो जाएगा? आधा सा 1। सॉरी, द्रव्यमान को दूना कर दिया जाए। द्रव्यमान को कितना कर दिया है? 2 से कितना द्रव्यमान हो जाएगा? 4। और वेग को क्या कर दिया जाए? आधा। वेग क्या माना था? 2 का आधा 1 हो जाएगा, ये बचेगा कितना? 2। तो भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो रही है? आधी हो रही है। कितनी हो रही है? आधी। आप मान के कर सकते हो, बहुत आसानी से मान के किया जा सकता है। 47 क्वेश्चन। मोटर गाड़ियों में किस प्रकार का स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक होता है? छोटे व्यास वाला, बड़े व्यास वाला, लकड़ी का बना हुआ, धातु का बना हुआ? तो इसमें आंसर होगा छोटे व्यास। देखिएगा अगर स्टीयरिंग ज्यादा बड़ा होता है तो उसको मोड़ने में उतना ही बल लगता है, लेकिन स्टीयरिंग अगर छोटा होता है तो उसको मोड़ने में, यानी व्यास कम होता है उसका, तो इतने में ही मुड़ जाता है। जैसे टैक्सी वाले देखे होंगे, उनका स्टीयरिंग ऐसे होता है लंबा, तो स्टीयरिंग जो छोटा होता है, व्यास छोटा, क्योंकि यहाँ जो व्यास होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा। स्टीयरिंग का अगर व्यास को बढ़ा दिया जाएगा तो वो देखना एक ही पहिए पे पूरा वो स्टीयरिंग को मोड़ देते हैं गाड़ी को। बड़ा खतरनाक है टैक्सी वालों का, कहीं से भी किधर से भी एक पहिए पे मोड़ के ले जाते हैं, बड़ी दिक्कत आती है चलाने में। तो क्या होगा? स्टीयरिंग का व्यास अगर छोटा होगा तो सुविधाजनक होगा। 48 रॉकेट इंजन कार्य करता है, किस पे कार्य करता है? तो रॉकेट जो इंजन है वो संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। और आपसे पूछ ले कि पूरा पीडीएफ का बैंड बजा दिया। अरे अब वो पीडीएफ में नहीं मिलने वाली। दोस्तों लाइट का संकट बड़ा खतरनाक है। क्या कर सकते, एक दो क्वेश्चन और रह गए थे। अब इस पीडीएफ को दोस्तों मैं आपको ऐसे ही दे पाऊंगा, इसमें आंसर्स मैं इसमें आंसर्स के नीचे ऐड कर दूंगा, तो वहां आपको आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि अब इसको पूरा स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सारा था वो पूरा मटेरियल चला गया, सेव नहीं हो पाई पीडीएफ। रॉकेट इंजन जो किस पे कार्य करता है? रॉकेट इंजन करता है संवेग संरक्षण पे। और पूछ ले संवेग संरक्षण किस पे करता है? तो ये करता है न्यूटन के थर्ड लॉ पे करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे। क्लियर है? अरे यार मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है फिर। आगे देखिएगा, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा उनके बीच की दूरी के समानुपाती। देखें बल जो लगता है दो विद्युत आवेशों के बीच में लगता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या लगता है ये? आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगला देखिएगा, जब एक साबुन का बुलबुला आवेशित होता है तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो कैसी रहती है, बढ़ने लगती है। आवेशित होकर उसकी त्रिज्या बढ़ने लगती है तभी तो वो फूट जाता है। भाई फूटता कैसे है, ये धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाता है, बढ़ाते हुए फूट जाता है, तो इस वजह से वो क्या होता है, फूट जाता है। क्लियर है दोस्तों, थैंक यू सो मच। क्लियर है। और ये जो क्लास है दोस्तों, ये रिकॉर्डेड क्लास है। आपको ये क्लास जो मिलेगी ये रिकॉर्डेड मिलेगी, ये लाइव क्लास नहीं चल रही है, आपकी प्रीमियम पे चल रही है। मुझे एक अर्जेंट काम होने की वजह से मैं सुबह क्लास को रिकॉर्ड कर गया ताकि आपका नुकसान ना हो, और ये क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों, कल से आपकी सेम टाइम पर लाइव क्लासेस रहेगी, और जो भी नोटिफिकेशन है वह आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करें। क्लियर है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच आपका कि आप मेरे साथ बने रहे, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, कोर्स आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।